हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। माय सेल्फ समीर चौरसिया, करंटली परसिंग एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी आजमगढ़, और हम आपके लिए बहुत कमाल की चीज़ लेके आए और ट्रस्ट में तुम बहुत ज़्यादा पसंद करोगे इन चीज़ों को। वी आर इंट्रोड्यूसिंग ड्रीम 140 प्लस बैच। अब इस बैच की खासियत क्या है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बता के रखा है कि यार ये देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 11th और 12th के, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें पहले बताए जा चुके हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा कहूँ, क्या तुम इन टॉपिक्स को पढ़ के मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो? तुम मिनिमम इससे 120 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मिनिमम 120 मार्क्स इससे स्कोर कर सकते हो। और अगर तुम ढंग से पढ़ लियो तो 140 मार्क्स प्लस ही आएंगे, इससे कम नहीं आएगा अगर तुमने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की है, ठीक है। और अगर क्या मैं कहूँ, क्या हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को तुम्हें डिलीवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से विथ ऑल द क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है, जितनी अच्छे डीबीपीस बन सकते हैं, जितने जेईई मेंस के सवाल हो सकते हैं, जितने नीट 2025 पैटर्न के सवाल हो सकते हैं। तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस बैच, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे, सारे के सारे। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं, लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो हो सकता है, चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं, तो हम उसको भी पढ़ाएंगे। टॉप 1000 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस होने वाले हैं यार, और ये एक चैप्टर में तुम्हें 100 से 110 सवाल करवाएंगे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद पीवाईक्यू, ऑल पीवाईक्यू डिस्कशंस। जेईई मेंस के सवाल होंगे उसमें, ऑल नीट 2025 के क्वेश्चंस होंगे उसमें, और इसके अलावा तुम्हें फ्री मेंटोरशिप मिलेगी, और जितनी डीपीपीज तुम्हें मिलेंगी ना यार, उन डीपीपीज को तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेगा यार। इससे ज़्यादा क्या चाहिए इस टाइम पे यार। पता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो यार बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं, जो कि कह सकते हो फ्री है, लेकिन यार फ्री चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कुछ लिमिटेशन आ जाती है। शायद वो तुम्हें उतना कंटेंट डिलीवर ना कर रहे हो, या फिर शायद वो पूरी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, और इन्हीं सबका सोल्यूशन हम लेके आए। ये बैच तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ में मिल जाएगा यार। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ट्रस्ट मी। इस बैच से अगर तुम इस बैच में अगर एनरोल हो जाते हो तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें 11th में और 12th में फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर तुम उन सवाल को अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारे सवाल सही होंगे, क्योंकि हर एक टाइप के सवाल तुम्हें करवा दिए जाएंगे। और हमारा कुछ बैच टेलीग्राम पे कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर बहुत कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि इसमें एनरोल कैसे होना है, तो देखो तुम्हें सिर्फ मैसेज करना है टेलीग्राम पे, यूज़र नेम ये दिया हुआ है @onit2011। उसमें तुम्हें बस मैसेज करना है वांट टू बाय बैच। बॉस अपना QR कोड तुम्हें भेजेंगे, और पेमेंट तुम्हें करना और शेयर करना है तुम्हें पेमेंट की रिसिप्ट। उसके बाद तुम्हें ग्रुप में 2 घंटे के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद भाई तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। इसमें तुम्हें डीपीपीज मिलेंगे यार। डीपीपीज में सुपर 30 डीपीपी का हमने नाम रखा है, और ये जैसा नाम है इसका वैसी इसकी चीज़ें हैं। 30 सवाल इतने बेहतरीन इसमें होंगे ना, तुम लगाओगे तुम्हारे कंसेप्ट बनेंगे। और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि यार सवाल इन्हीं के आसपास से आएंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं के आसपास से सवाल आएंगे। और ट्रस्ट में यार, अगर तुम मेहनत करने के लिए इस टाइम पे तैयार हो तो हम तुम्हें चीज़ें डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट यार, पढ़ाई करते रहो। चलो यार, सुपर 30 के न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी को सॉल्व करते हैं। और इसमें मेरी बात मानो, बहुत बेहतरीन सवाल है यार। इसमें जेई मेंस के और नीट के अच्छे क्वेश्चंस है। जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और नीट के कोचिंग सेंटर्स में जो अच्छे सवाल पूछे जाते हैं यार, वो सब हैं इसमें। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस इवन व्हेन इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल। हाँ, लीनियर मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला पहले क्या होता है लिख लो, m/v। v इज व्हाट? v इज वेलोसिटी। वेलोसिटी के दो एक्सपेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्शन, एक होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है यार, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा घूम रहा है, तो हमेशा उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। ऑल्दो उसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए उसकी लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो रही है। ये स्टेटमेंट सही है। फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज 0। हाँ, फोर्स, अगर बॉडी कोई यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, इसका मतलब उस पर एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब फोर्स 0 लग रही है उस पर। ये भी स्टेटमेंट सही है। 1 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट। हाँ, इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है फॉर अ फ्री बॉडी डायग्राम द फोर्स अप्लाइज एक्स एंड वाई, व्हाट एडिशनल फोर्स बट मस्ट बी अप्लाइड एंड एट व्हाट एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस सो दैट द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। ठीक है, यहाँ पे बात किया है नेट
एक्सेलरेशन की, जो कि होना चाहिए 0, तो हमें एफ नेट 0 करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एफ बी डी। बहुत बेहतरीन यार, ठीक है। ऊपर 7 न्यूटन है, इधर 5 न्यूटन है, इधर 8 न्यूटन की फोर्स लगी है, इधर 6 न्यूटन की फोर्स लगी है। अगर मैं एक्स एक्सिस में देखूं, अगर मैं एक्स एक्सिस में देखूं तो एक्स एक्सिस में लेफ्ट डायरेक्शन में मतलब माइनस वाई कैप डायरेक्शन में 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और वाई एक्सिस में नीचे की तरफ मतलब माइनस, आई एम सो सॉरी, अगर मैं एक्स एक्सिस में देखूं तो इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और वाई एक्सिस में नीचे की तरफ 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है। मतलब अगर नेट फोर्स की बात करूं मैं, तो नेट फोर्स एक 1 न्यूटन की नीचे लग रही है और एक इधर लग रही है, एक इस डायरेक्शन में लग रही है 1 न्यूटन की। तो नेट फोर्स की मैं बात करूं तो नेट फोर्स आएगा √2 न्यूटन। कैसे नेट फोर्स मैंने कैसे निकाली, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2 न्यूटन की नेट फोर्स लग रही है। अगर मुझे बैलेंस करना है तो मुझे कहीं ना कहीं इस साइड पे इधर एकदम एग्जैक्टली इसके अपोजिट में एक √2 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब एंगल क्या हो जाएगा इसका, एंगल मतलब थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 1/1। tan थीटा 1/1 क्यों, क्योंकि रूट अगर इसका मैं कंपोनेंट निकालूंगा तो 1 न्यूटन यहाँ पे आएगा, 1 न्यूटन यहाँ पे आएगा। तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपन बेस होती है, तो tan थीटा 1/1 कब होगा, जब मैं थीटा 45 डिग्री लूंगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, √2 एंड 45 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है टेंशन इन द रोप एट द रिजिड सपोर्ट। हमें यहाँ पे टेंशन पूछा है कि यहाँ पे टेंशन क्या होगी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, हम निकाल लेंगे। अगर हम इस पॉइंट पे टेंशन निकाल लें, इस पॉइंट पे टेंशन निकाल लें और इस पॉइंट पे टेंशन निकाल लें और इन सबको ऐड कर दें, तो हमारा नेट टेंशन आ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें ये नहीं पता था कि हमें इसको ऐड करना है, प्रॉब्लम ये है कि यार अब हम अलग अलग टेंशन निकालेंगे कैसे। अगर इसका मैं टेंशन निकालने की बात करूंगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो तुमने एक केस पढ़ा था, याद करो, लिफ्ट वाली प्रॉब्लम, जब तुम लिफ्ट को ऊपर ए से चलाते हो और जब नीचे लिफ्ट नीचे जाती है, ए एक्सेलरेशन या फिर फ्री फॉल होता है, तो तुम क्या लिखते थे उसमें। अगर तुम्हें याद दिलाऊं मैं, ये लिफ्ट है, ठीक है, ये इंसान है, ठीक है, लिफ्ट का वेट m है और इंसान का वेट m है। इसको मैं 3 केसेस का लेता हूँ, ठीक है, एक केस ये, एक केस ये और एक केस यहाँ पे, ठीक है। अगर लिफ्ट ऊपर ए से जा रही है, यहाँ पे नीचे ए से जा रही है, यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है लिफ्ट का, तो अगर यहाँ मैं वेइंग मशीन रखा हूँ तीनों के नीचे, अब मुझे बताओ एन क्या फील होगा इन सबको। इस केस में जो इसको एन एन फील होगा एम जी प्लस ए, इस केस में जो इसको एम फील होगा वो होगा जी माइनस ए, इस केस में इसको एन जो फील होगा वो 0 फील होगा, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें पता थी, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम करेंगे, अगर हमें T1 निकालना है तो मैं लिखूंगा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 60 10 + 2 720 न्यूटन। यहाँ पे ध्यान रखना ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है। अगर पेपर में अचानक से क्वेश्चन आएगा तो तुम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लोगे, तो यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका टेंशन निकालूं, तो जब कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें ये चीज़ पता है कि एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का प्रभाव कुछ नहीं है, तो तुम सिंपल लिखोगे T = mg, जो कि है 50 × 500 न्यूटन। ये तुम्हारा T2 आ गया। T3 क्या है, T3 नीचे जा रहा है, तो तुम लिखोगे 40 × 10 - 1 = 40 × 9 360 न्यूटन, ठीक है यार। अब टी नेट निकालने की बारी, 720 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन प्लस जो 60 न्यूटन, 0 6 0 ये
8, यह 12 और 15, 580 न्यूटन तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स द टोटल चेंजेस इन द मोमेंटम इज जीरो। टोटल चेंज इन द मोमेंटम जीरो कौन से ग्राफ में है यार? चलो हम देख के बताते हैं। टोटल मोमेंटम जो जीरो है वो देखो, मोमेंटम और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है। मोमेंटम और फोर्स टाइम के बीच का एक रिलेशन है, फोर्स निकालना होगा तो dp/dt से तुम फोर्स निकाल लेते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन बस इतना ही नहीं, dp/dt क्या फोर्स में अगर तुम्हें अगर ऐसे करना हो तो dp इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू dt, अगर इसका तुम इंटीग्रेट कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है उसका एरिया जो है वो बताता है तुम्हारा मोमेंटम। इसका मतलब अगर मोमेंटम को मैं ज़ीरो कर लूँ, मोमेंटम को अगर ग्राफ के एरिया को ज़ीरो कर दूँ तो मेरा मोमेंटम भी ज़ीरो आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, ये ग्राफ दोनों पॉजिटिव में है, मतलब मोमेंटम ज़ीरो, जो P है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे भी दोनों ग्राफ पॉजिटिव में है तो P ज़ीरो नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो, एक ग्राफ पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो ये हो सकता है, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, तो ये भी हो सकता है। चलो अब देखते हैं कौन सा वाला है। मुझे ज़ीरो करना है, एरिया निकालूंगा मैं हाफ बेस इंटू हाइट। इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ये 5/2 है, ये भी 5/2 है, ये प्लस में माइनस में जी करके ज़ीरो आ जाएगा। हमारा आंसर यही है। इतना ईजी था ये। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ पुली शोन इन डायग्राम आर स्मूथ एंड मासलेस, A1 और A2 के बीच में तुम्हें रिलेशन निकालना है। मास 4 kg 8 kg दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट यूज होगा, T A इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हियर T स्टैंड फॉर टेंशन एंड A स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। ठीक, अगर टेंशन एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी, अगर अपोजिट है तो वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बॉडी नीचे A1 से जा रही है, T1 यहाँ ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, T1 क्या है, मैं इसको T मानता हूँ। ये T इधर इधर ऐसे जाएगा, इधर जा रहा है, तो यहाँ भी एक T लगेगा, सेम T लगेगा, और यहाँ पे भी सेम T लगेगा। रस्सी सेम है तो T सेम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो 2T लगेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि यहाँ पे टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो T इंटू A1 निगेटिव में प्लस यहाँ पे टेंशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, 2T इंटू AT, ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, T1 A1 इज इक्वल्स टू 2T A2, 2 कह रहा हूँ, T से T कट जाएगा, A1 इज इक्वल्स टू 2A2। ये हमारा आ गया रिलेशन। ठीक, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या थी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, A1 इज इक्वल्स टू 2A2, लो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे टेंशन जो होगा T इज इक्वल्स टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट टू ब्लॉक मास m1 एंड m2 इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इतना। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। फॉर्मूला लगाएंगे हम, g अपॉन, अच्छे से लिखेंगे, जी से जी काट देंगे, √2m2 माइनस √2m1 m1 प्लस m2, √2 माइनस 1 m2 √2 प्लस 1 m1। रेशियो मुझसे पूछा है, तो रेशियो ऑफ मास m1 एंड m2, रेशियो निकाल लो, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, √2 माइनस 1 √2 प्लस 1। देखो इतना ईजी था ये। क्या दिया है, फोर्स इज इक्वल्स टू 40 I कैप प्लस 10 J कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट
इट्स पोजीशन वेक्टर आर इज एट टाइम टी इज टू 10 सेकेंड पे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर पूछा है, फोर्स मुझे दिया हुआ है, बॉडी का मास दिया हुआ है। अगर मुझे फोर्स दिया हुआ है, तो मैं क्या एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। अगर मैं ए देखूँ तो क्या हो जाएगा 40/5, ये एक्स और ये वाई क्या हो जाएगा 10/5। एक्स एक्सिस में 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या पूछा, टाइम टी इसका सो टी सेकेंड पे। बॉडी रेस्ट से शुरू हुई है यार, पोजीशन पूछा है, हाफ 80 स्क्वायर लगाऊंगा, एस इज इक्वल टू हाफ एक्स एक्सिस का निकालूँ मैं पहले ए टी स्क्वायर 400 मीटर, वाई एक्सिस का निकालूँ हाफ 2 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब पोजीशन क्या आ जाएगा 400 आई कैप प्लस 100 जे कैप, 400 आई कैप प्लस 100 जे कैप। लो, आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है यार, बहुत बढ़िया। अब आते हैं लीनियर मोमेंटम p ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ वन डायमेंशन वेरीज विथ time according to the equation p is equals to a plus bt square where a and b are positive constant the net force acting। ठीक है, बहुत इजी है, नेट फोर्स पूछा है, नेट फोर्स। ठीक है, मुझे दिया है p इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, मुझे पता है डी पी बाई डी टी को मैं फोर्स कहता हूँ, तो मैं करूँगा इसको डिफरेंशिएट, तो मुझे मिल जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू 2bt। यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, b कांस्टेंट है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आंसर आ गया हमारा। A dynamometer D is attached to two blocks of mass 6 kg and 4 kg as shown in the figure. The reading of the dynamometer बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमें इस रीडिंग पे बस टेंशन निकालना होता है, टेंशन। डायनामोमीटर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ 30 न्यूटन का फोर्स लगा है, यहाँ 15 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। मैं क्या ए एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल सकता हूँ। टोटल मास कितना हो जाएगा 4 + 6 10 kg, मतलब 20/10, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉडी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं टेंशन निकालने जाऊँगा तो टेंशन कैसे निकालूंगा मैं? 50 - t 6 इंटू 2, तो 50 - 12 इज इक्वल्स टू 38 न्यूटन। ये तुम्हारा आ जाएगा टेंशन और रीडिंग डायनामोमीटर की। ठीक है, बहुत बढ़िया। A monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope. The rope will not break. रोप रस्सी टूटेगी नहीं तब जब when 25 kg suspended from it, but it will break if the mass exceed 25 किलो। वो टूट जाएगी तब जब मास 25 किलो एक्सीड कर जाएगा, मतलब मैक्सिमम जो हो सकता है वो 25 किलो हो सकता है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑब्वियसली बहुत इजी है, ये रस्सी है जिसका मैक्सिमम टेंशन इतना न्यूटन सह सकती है। ठीक है, जो बंदर है यहाँ पे, बंदर है, उसका जो वेट है, मतलब उसका मास है 20 किलो है। क्या 20 किलो है? हाँ 20 किलो है। तो वो कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकता है? देखो मैक्सिमम के लिए वही है यार, तो इसका मैं अगर मैं देखूँ ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रस्सी पे जो टेंशन लगाएगा वो क्या लगाएगा mg+a, या मैक्सिमम मैं टी के लिए टी मैक्स लिखूंगा, बंदर का मास g+a। ठीक है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? 250 हो सकता है, ये 200 वेट 200 मतलब ये मास 20 हो जाएगा, 10 + a, ये इस तरह कट जाएगा, तो 12.5 - 10 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A block of mass m is kept on a weighing machine in an elevator if the elevator is retarding upward by a meter per second। तो यहाँ पे शब्दों में खेल है, एलिवेटर जो है वो कर रहा है रिटार्ड अपवर्ड। रिटार्ड अपवर्ड मतलब एलिवेटर जो चल रहा है वो ऊपर की तरफ चल रहा है, लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन के नीचे की तरफ लग रहा होगा, तभी तो वेलोसिटी जाके रुकेगी लास्ट में जाके। ये अगर कोई ब्लॉक है या वेइंग मशीन कह देता हूँ, वेइंग मशीन यहाँ रखा हुआ है,
ठीक है। तो क्या कह रहा है, रीडिंग क्या होगी? देखो वेइंग मशीन जो रीड करता है रीडिंग, वो W बाय मतलब जो वेट होता है वेट बाय जी होता है, तो इससे हम कहते हैं कि हाँ मास बता रहा है वो। ठीक है। अब तुम्हें मैं बताऊं, जो अगर यहाँ पे प्रॉपर इक्वेशन लगाओ, N इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, मतलब N इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। ये तुम अगर तुम्हें रीडिंग निकालनी है तो इसे तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा जी से, एम बाय जी, जी माइनस ए। जी को ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे, एम वन माइनस ए बाय जी, वन माइनस ए बाय जी। लो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर था। As shown in figure, a 70 kg garden roller is pushed with a force of 200 Newton at an angle of 30 degree with horizontal. The normal reaction on the roller is, roller पे normal reaction पूछा है। देखो फोर्स एक एंगल पे लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है तुम इस डायरेक्शन में सोचोगे कि यहाँ पे और यहाँ पे एक कंपोनेंट निकालूंगा मैं इसका। ठीक है, तो आ जाएगा ये इधर F cos 30, F sin 30। ठीक है, और इसका जो अपना भी वेट होगा वो भी होगा अपने वेट की वजह से जो होगा N, वो तो होगा ही। और इसका जो वेट है मतलब वेट कह रहा हूँ, मास से 70 kg है तो वेट इसका 700 न्यूटन हो जाएगा। और मैं F sin थीटा, F देखो यहाँ पे जो F लग रहा है ना, F जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। अगर तुम ऑल द वे इस फोर्स को, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, इस फोर्स को नीचे की तरफ बना दो। ठीक, इस फोर्स को तुम नीचे की तरफ बना दो। यहाँ पे मैंने N बना देता हूँ, N तो लग ही रहा है। इस फोर्स को यहाँ तो यहाँ तक ले एकदम एक्सटेंड कर दो। यहाँ पे ज़मीन की तरफ फोर्स लग रहा है तो इसका ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा F cos थीटा। हाँ इधर ये कंपोनेंट नहीं, ये कंपोनेंट नहीं, ये कंपोनेंट 30 डिग्री आ जाएगा तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, इसको F cos 30 कह लो, इसको F sin 30 कह लो। तो जो तुम्हारा नेट वेट आएगा, नेट वेट जो आएगा, अगर मैं कहूँ तुम्हारा रीडिंग, अगर मैं तुम्हारी स्पेसिफिक बात करूँ कि जो रीडिंग क्या आएगी तुम्हारी रीडिंग, तो रीडिंग तुम्हारी कहीं ना कहीं आएगी ये नीचे की तरफ तो लग ही रहा है। ठीक, और जो वेट ये जो लग रहा है और प्लस इस पे ज़मीन पे एक नीचे की तरफ एक वेट लग रहा है, नीचे की तरफ एक वेट लग रहा है mg, इसी का आएगा n ऊपर की तरफ। ठीक, इसी का नेट आएगा n ऊपर की तरफ, तो n क्या आ जाएगा F sin 30 प्लस mg। F जो है वो 200 न्यूटन है, न्यूटन आंसर है तुम्हारा। ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन वही तुम्हारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A body of mass 5 kg suspended by a spring balance on an inclined plane as shown in the figure. The spring balance measure, अब कह रहा है स्प्रिंग बैलेंस मेजर कितना करेगा। ठीक है यार, हमें बस ये निकालना है कि फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लग रहा होगा mg sin 30। ठीक है, अगर मैं निकालूँ mg sin 30 वो आएगा मेजर बाय m क्या है, ढाई सौ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, m इंटू जी बाय 2। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस का मेजरमेंट 250 नहीं 25 न्यूटन आएगा यहाँ पे। स्प्रिंग बैलेंस 5 kg है ना, मैंने 50 लिया है यहाँ पे, 25 न्यूटन आएगा आंसर। ठीक है, A bullet of mass 20 gram has initial speed of 1 meter per second square, 1 meter per second. Just before it start penetrating a mud wall of thickness 20 सेंटीमीटर। चलो मड वॉल एक बना लेते हैं जिसका थिकनेस है 20 सेंटीमीटर।
ठीक है। इफ द वॉल ऑफर्स अ मीन रेजिस्टेंस, जो मीन रेजिस्टेंस इस पे लग रही है फोर्स कितना दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग, यहाँ से बंदूक की गोली जा रही है, यहाँ से निकल रही है, स्पीड पूछा है। ठीक है, बहुत इजी है। फोर्स इतना है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, मास है 20 ग्राम। ये इससे इधर कट जाएगा तो 2.5 जाएगा, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आएगी रिटार्डेशन। ठीक है, जब इतने से रिटार्ड कर रहा है बुलेट तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वी इनिशियल क्या है इसकी, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 AS। वी पूछा है 1 मुझे पता है, 2A क्या है 1.25 नेगेटिव में जाएगा, एस कितना दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 1/5 मीटर में करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 2.5/5 0.5 मीटर पर सेकेंड। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर -2, एक सेकंड मैं चेक कर लूँ। हाँ, द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस, अच्छा ये स्क्वायर है ना, ठीक है, ये क्या है सेंटीमीटर ग्राम मीटर पर सेकेंड न्यूटन है, तो मीटर पर सेकेंड में सारी चीज़ें आई हैं और ये ग्राम है ना, एक्चुअली में ग्राम है तो यहाँ 20 होगा, तो मैंने 0 से ये 0 काट दिया, 2 से फिर 2 छोड़ो, 2 से ये कटेगा तो 1.25 आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड आ गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 1.25 इंटू एस क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो 20/100 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 तो 10 to 2.5/5, तो 2.5/50 को मैं भी तो लिख सकता हूँ, वी इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल्स टू √25/25 इंटू 2, कट जाएगा तो वी इक्वल्स टू 1/√2 मतलब 1/1.1 कह सकते हो, 1.73 √3 होता है 1.41 ऐसा होता है, तो कैलकुलेट कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोसेस यही है, प्रोसेस के मेन मेरा मोटो है इससे प्रोसेस को दिखाना। ठीक है, कैलकुलेट करना, अगर कर चलो मैं कुछ एक्सटेंड तक कर देता हूँ, 5/7 0.50 0.7 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, वही दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ से जेई मेंस से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ये जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं, मैं बता दे रहा हूँ, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जेई मेंस के। ये वाला जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, A block of 10 kg mass is kept on a rough inclined plane as shown in the figure. The force is 3 Newton is applied. The coefficient of friction static friction ठीक है 0.6 करा है, यहाँ पे जो है वो 0.6 है म्यू। अच्छा ठीक है, मिनिमम फोर्स की बात कर रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा है। यहाँ पे एक हम लोग दो केस लेते हैं, एक मिनिमम फोर्स और एक मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, और लेट अस सपोज कि जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक जो एम मास का है, ब्लॉक जो एम मास का है, यहाँ पे हम लोग छोड़ो, इंटरेस्टिंग नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल बस बॉल, ये जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है, जो ब्लॉक जो है जिसका मैं यहाँ पे नीचे फोर्स लेता हूँ mg sin थीटा, ऊपर की तरफ mg cos थीटा लगेगा तब जब ये नीचे स्लाइड करेगा। लेकिन अब मैं कहूँ कि मुझे मिनिमम फोर्स कितनी लगानी है, मिनिमम फोर्स, तो क्या मैं यहीं पर अगर फोर्स में ऐड कर देता हूँ एफ मिनिमम, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ मैं अच्छे से लिखता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना mg sin थीटा इज इक्वल्स टू एफ मिनिमम प्लस म्यू mg cos थीटा।
अगर मैं यहाँ पे एफ मैक्सिमम की बात करूँ, तो जब मैं एफ मैक्सिमम लगाने लगूंगा तो म्यू एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा दोनों नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे एफ मैक्सिमम जो होगा वो एम जी साइन थीटा प्लस इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं चलो निकाल लेता हूँ एफ मिनिमम कितना होगा। एफ मिनिमम इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा क्या है, साइन 45 है ना, 1/√2। म्यू क्या है, म्यू 0.6 है, 0.6 इंटू कॉस का मतलब ऑब्वियस ही बात है 1/2 ही होगा। यहाँ पे प्लस होगा, मेरे मतलब यहाँ प्लस होगा। फिर एफ मिनिमम इज इक्वल्स टू 100√2 बाहर निकाल लूँगा मैं। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1.0.6 मतलब 1.6 आ जाएगा। बाई 10 करता हूँ, यहाँ से यहाँ काटा मैंने, 160/√2 आ जाएगा। ठीक है यार, 160/√2। कुछ गलत है क्या, कहीं तो कुछ गलत होगा तभी तो ऐसा आंसर है अजीब सा यार। 0.6 1.6/√2 आ जाएगा 1.6। हटाया मैंने, 10 से 10 काटा। ठीक है, तो 160/√2 आ जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ है, नीचे की तरफ 3 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इधर लिखता हूँ 3 न्यूटन का फोर्स। यहाँ पे हर जगह 3 न्यूटन का फोर्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, इधर लास्ट तक यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1.6/√2 प्लस 3 न्यूटन का फोर्स ऐड होगा। वही तो मैं कहा, हाँ 3 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है, अभी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ पे, एम जी साइन थीटा 3 इक्वल्स टू 5 मिनिमम प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, फिर एफ मिनिमम मैं निकाल लूँगा, एफ मिनिमम एम जी। अच्छा यहाँ पे माइनस होगा यार, ये चीज़ माइनस होगा, ये तो मैं कहा, ये तो कुछ तो गलती हो रही थी, इधर माइनस हो जाएगा। 100 0.4/√2, इसको फिर हम प्लस करेंगे 3 से, ये सर से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 40/√2 प्लस 3। 40 से ज़्यादा ही आना चाहिए यार अब तो आंसर, 40 से ज़्यादा, 40 ज़्यादा कह रहा हूँ, 1.41 होता है यार। 1.5 मान के अगर मैं इसको काट दूँ, 230/10 80/3 अप्रॉक्स 227 प्लस 3 30 के आसपास आना चाहिए आंसर। 32 के आसपास आई गेस आंसर है। हाँ देखो आंसर है ही 32 के आसपास, आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। ये केस है यार बहुत प्यारा है, और ये जेई मेन सा क्वेश्चन है। ठीक है, जेई मेन सा क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें प्यारी चीज़ क्या है, ये डायग्राम देखो, मैं डायग्राम तुम्हारे लिए पहले से बना के लाया हूँ। ये मैंने डायग्राम जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो मैंने ड्रॉ किया था, और जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे वैसे वैसे अगर डायग्राम को सॉल्व ड्रॉ करते जाओगे तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। वो कह रहा है यहाँ पे, अ ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल्स टू 10 kg रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज 0.05। ठीक है, व्हेन हिट बाय द बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विद द स्पीड v, ये बुलेट है जो कि चल रही है v वेलोसिटी से, एक ब्लॉक को हिट की और वो ब्लॉक के साथ यहाँ तक आ गई और ब्लॉक रेस्ट पे आ गया, और वो 2 मीटर तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, म्यू दिया हुआ है 0.05। ठीक है, ये इसलिए दिया हुआ क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक अपने आप रेस्ट पे आया है। अब ये एक चीज़ है, ये दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि मैं एक बॉल को फ्री फॉल करा रहा हूँ, मैं एक बॉल को फ्री फॉल करा रहा हूँ, उसने h हाइट पे फ्री फॉल किया और उसकी जो वेलोसिटी है वो 10v हो गई। ठीक है, एक हाइट पे फ्री फॉल कराया, उसकी वेलोसिटी 10v हो गई। अब ये हाइट बताओ, तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, यहाँ वेलोसिटी डालनी पड़ेगी, उसके बाद हाइट निकालनी पड़ेगी।
ठीक है, लंबा सवाल है लेकिन बहुत खूबसूरत सवाल है, इजी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग से जो स्टेप्स हैं वो इजी है। हार्ड इसलिए हो गया है क्यों? क्योंकि दोनों को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कैसे करना है यहाँ पे। हाँ यार, तो तुम्हें मोमेंटम कंजर्वेशन तो पता है कैसे करते हैं हम। ठीक है, इस केस को मैं पहले यहाँ से हटाता हूँ, थोड़ा इधर उधर करता हूँ मैं इसको, फिर देखते हैं बाद में। ठीक है, 50 ग्राम की बुलेट आई। 50, ये 10 kg है ना, ये 50 ग्राम में ये 10 kg, 50/1000। हम बेसिकली ये कर रहे हैं, M1V1 मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं वैसे हम, क्योंकि यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है ना। यहाँ पे मास ऑफ बुलेट, V ऑफ बुलेट, फिर टोटल मास और टोटल वेलोसिटी। ठीक, तो M ये मास ऑफ बुलेट हो गई इज इक्वल्स टू, जब दोनों कंबाइन होकर चले तो, ठीक, वो यहाँ पे जो जो वेलोसिटी आई होगी V डैश कुछ आई होगी, तो मैं VT कहता हूँ इसको। ठीक है, फिर यहाँ से जो VT आई है उससे मैं निकालूंगा कि कितना VT कितना आया होगा। VT तुम्हारा आया होगा जब इतना चल के वो रेस्ट कर गया, तो V² - U² इज इक्वल टू 2AS। V 0 है, हमें U² निकालना है। मुझे पता है 2 एक्सेलरेशन क्या है, या फिर मैं इसके अलावा वर्क पावर एनर्जी भी लगा सकता हूँ। वर्क पावर एनर्जी यहाँ पे लगा सकता हूँ कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कौन कर रहा है यार? यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू के फाइनल 0 है, के इनिशियल में लिखूंगा, तो म्यू एम जी क्या आ जाएगा? म्यू क्या है? म्यू है 0.05, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा मास से जो कि है 10 ही लिखता हूँ, क्योंकि जो मास यहाँ पे आया है वो मास आया है जैसे कट जाएगा 10.05 kg। ठीक है, तो उतना पॉइंट में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर यार थोड़ा सा वैसे चल जाना ही पड़ेगा यार। वी कांट डू एनीथिंग। इंटू 10 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10.05 इंटू V²। ठीक है, ये VT² है। अच्छा, यहाँ से यहाँ कट गया, बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया। फिर यहाँ से इधर चला जाएगा तो 20, यहाँ से 2 0.1, तो 1 इज इक्वल टू VT का स्क्वायर। VT हो जाएगा 1। ठीक है, जब VT यहाँ 1 हो गया तो मैं यहाँ से VT को 1 लिख सकता हूँ। फिर जब VT को मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने इसे काटा 5/100। V इज इक्वल्स टू हाँ इंटू 1। ठीक है, तो मैं यहाँ से इधर 2 0 निकला, इसको मैंने काटा, फिर यहाँ से मैं लिखा 201। ठीक है, हाँ ऐसे मैंने लिख दिया, बहुत बढ़िया। अगर मैं चलो भाई वो मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, डिजिट है 5। ठीक है, इतना वेलोसिटी आ गई मेरी 201 मीटर पर सेकेंड। ये गन की वेलोसिटी है, ये बुलेट की वेलोसिटी आ गई। अब मुझे यहाँ पे 10V करना है, मतलब 2010 मीटर पर सेकेंड करना है। तो हाइट कितनी होनी चाहिए? फ्री फॉल करवा रहा हूँ मैं तो। V² इज इक्वल्स टू 2AS। ठीक है भाई, बहुत गंदा आंसर आने वाला है क्या? 2 मीटर की टेबल है। अच्छा, यह वर्क डन मैंने फोर्स यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, इस पे 2 होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई इसलिए होगा ना क्योंकि ये वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एम जी इंटू डी। मैंने ये डी नहीं लिखा था यहाँ पे, मैंने डी फिर बाद में लिखा भी। ठीक है, फिर √2 आया, फिर यहाँ से मैं अगर √2 करता हूँ, देखो यही सारी मिस्टेक जो तुम कर सकते हो, यही सारी मिस्टेक जो तुम कर सकते हो।
तो ऐसे तुम मिस्टेक भी देख ले रहे हो कि तुम्हें क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, क्या क्या तुम्हें मिस्टेक नहीं करनी है। और 10.05 √2 इसको हटा देंगे इधर, 0.05 √2/5, ठीक है। 201 v इसको से 201 √2, ठीक है। 201 √2 आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 201 0 √2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, v², 2010 √2 का स्क्वायर, इसको 2a/s, a मुझे पता है 10 है, ये s है, ठीक। बड़ा खतरनाक आंसर आ रहा है भाई, बहुत खतरनाक आंसर आ रहा है। खैर ठीक है, अब जो है यही है, क्या ही कर सकते हैं। 10.5 इंटू √2, इधर 100 चला जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो चीज़ें सही जा रही हैं। टू से 2 कट जाएगा, 10 से 1 कट जाएगा, तो 2010 इंटू 201, कुछ ज़्यादा किलोमीटर नहीं आ गया, एच इज़ क्लोज टू, बहुत ज़्यादा किलोमीटर कुछ आ गया है। बहुत ज़्यादा ही कुछ आ गया, 50 ग्राम की बुलेट है। यार मैंने यहाँ पे ऑप्शंस चेक किए हैं, ये समथिंग कुछ 2010, अगर ऑप्शंस मैंने चेक किए हैं तो समथिंग कुछ 40,000 लोग ऐसे कुछ आ रहा है। तो हम ऑप्शन 0.04 के आसपास टिक करके आ जाएंगे। कुछ एरर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कैलकुलेशन मेरी पूरी सही है यार। एक बार तुम चेक करके मुझे बताना कैलकुलेशन सही है इसका। तुम ऑप्शन आंसर जो है तुम गूगल भी एक बार करके देखना, क्योंकि मुझे जो लग रहा है मैंने एकदम सही किया है, ठीक है। आगे बढ़ते, मुझे लग रहा है ऑप्शंस में कुछ गलती होंगी, क्योंकि जेईई मेंस में ऑप्शंस में कुछ गलती वगैरह तो होती रहती है। A given object taken n times more time to slide down a 45-degree rough inclined plane as it is takes to slide down perfectly। अच्छा, कह रहा है दो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। दो इंक्लाइन प्लेन है, कह रहा है कि एक में एक रफ है जिसमें मान लो कुछ म्यू दिया हुआ है, ठीक। इसमें म्यू दिया हुआ है, यहाँ से नीचे आने में, यहाँ से नीचे आने में यहाँ पे जो टी लग रहा है वो एन टाइम टी लग रहा है। यहाँ पे टी लग रहा है क्योंकि स्मूथ है, ठीक। अभी कह रहे थे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो एस दिया हुआ है, ठीक है। एस दिया हुआ है डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे भी वही डिस्टेंस है, एस दिया हुआ है। पहले देखो यहाँ पे टी कितना होगा। अगर मैं नीचे कहूँ फोर्स क्या लग रही है, तो फोर्स लग रही है एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये अगर थीटा एंगल है तो एम जी साइन थीटा लग रही है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको ड्रॉप किया गया है या फिर छोड़ा गया है तो यू तो ज़ीरो हो जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो टी क्या हो जाएगा, 2s/a का रूट, मतलब t इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √a। तो यहाँ पे t क्या हो जाएगा, चलो यार इतना पता है चला ना। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये नीचे आएगा तो पीछे की तरफ एक लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा। a आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो t हो जाएगा वो भी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/√a के। तो अगर मैं t बाय स्मॉल t करता हूँ तो ये √a2 है, ये a1 है, तो √a2/a1 हो जाएगा। और मुझे पता है जो स्मॉल t है वो nt है, तो स्मॉल t को मैं nt लिखता हूँ। और a2 मुझे पता है वो g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा है,
डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा, जी कट जाएगा, टी टी भी कट जाएगा, एन हो जाएगा रूट साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, म्यू कॉस थीटा, ठीक है। और ऑप्शन जो तुम्हारा है वो क्या है, यहाँ पे क्या पूछा, अच्छा म्यू ही पूछा है ना तुम्हारा। अब इसको तुम खोलोगे तो एन स्क्वायर साइन थीटा, अरे जब इसको खोलना ही है तो इसको पलटने की ज़रूरत है जब म्यू पूछा है। टी से टी कट जाएगा तो 1/n इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। एन इज, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा एक तरफ कर लेते हैं तो साइन थीटा 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू, हटाते हैं, एन माइनस 1 साइन थीटा अपॉन इतना कॉस थीटा, ठीक है। एन माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। एन माइनस 1 हो गया, तो ऐसे इसको कह सकते हैं 1 माइनस 1/n साइन थीटा कॉस थीटा इज म्यू के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लिखेंगे, यहाँ पे मैंने स्क्वायर खोला तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मेरी गलती थी। तो यहाँ पे भी एंड तक यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर स्क्वायर इधर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे स्क्वायर ऐड हो जाएगा। और साइन थीटा कॉस थीटा तुम्हें पता ही है टैन थीटा होता है, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो टैन 45 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो म्यू जो हो जाएगा 1 माइनस 1/n का स्क्वायर हो जाएगा। और बस ये तुम्हारा आंसर हो गया 2 वाला, ठीक है भाई। देख रहे हो ये सारे जेई में से क्वेश्चन है, सब जेई में से क्वेश्चन हैं, और लिटरली इतना मेहनत लग जाता है भाई करने में। पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर in a central force inversely proportional to nth power of r, ठीक है, मतलब r की पावर n ऐसा कह रहा है। if the period of rotation of the particle is t, then t और r के बीच में रिलेशन पूछा, कह रहा है पार्टिकल मूविंग है ना यूनिफॉर्म स्पीड में सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका रेडियस r है, पार्टिकल घूम रहा है उस पर, ठीक है। कह रहा है तो जो सेंट्रल फोर्स है, जो सेंट्रल फोर्स क्या होगा, mv² बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 की पावर, ऐसे कह सकते हैं, जो f है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 की पावर r की पावर n, ठीक है। अब टाइम पीरियड और उसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है, टाइम पीरियड और इसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है भाई। अगर मैं कहूँ m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल्स टू, कोई कांस्टेंट है r की पावर n, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट अपॉन m r की पावर n इंटू r, ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 की पावर r की पावर 1 प्लस n, ठीक है, 1 प्लस n। तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रूट लगा दूंगा तो रूट की जगह मैं 1 प्लस n/2 लिख सकता हूँ। तो ओमेगा और टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम, और इसी को ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r की पावर 1 प्लस n/2। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1 प्लस n/2, ठीक है। हाँ, यहाँ पे तुम्हारा देख लो ये आ गया, ये तुम्हारा ऑप्शन हो गया सी वाला, सही हो गया। मतलब ये चीज़ें कुछ सोल्यूशन कुछ इसका ऐसे होना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या कह रहा है,
टू ब्लॉक ए बी है, वेट इतना दिया हुआ रिस्पेक्टिवली, दीज आर पास्ड प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल बाय अ फोर्स एफ, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.1 एंड द ब्लॉक बी इज द वॉल 0.15, द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड। बहुत बढ़िया। इसमें बेसिकली पता है, इसमें बस एक ही चीज़ करना है, एफ बी डी, हमें बस इसी को बैलेंस करना है। हम इतना बैलेंस कर लेंगे, हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस पे इनके इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है, इनके इनके बीच में दिया हुआ है। ठीक है, ये एफ ए मान लेते हैं, इसको एफ बी मान लेते हैं। ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा हम वर्टिकल, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेंगे हम। तो एफ ए जो होगा वो 100 प्लस 20 होगा, 120 न्यूटन। अब तुम सोच रहे हो कैसे, अगर मैं एफ इसका सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ इस बी का, तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि चलो मान लो एक हो जाएगा 100 न्यूटन नीचे की तरफ, और ये ब्लॉक जब ये ब्लॉक अगर बी पे लगी हुई है तो इसको नीचे गिरने से एक फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगाएगा इस ब्लॉक पे एफ ए। तो अगर इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो इस बैलेंस करने के लिए इस फोर्स को, तो ब्लॉक बी पे नीचे की तरफ लगेगा ना फ्रिक्शनल फोर्स। तो एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए की वैल्यू 20 न्यूटन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग है और ये रोक रहा है, एफ ए रोक रहा है 20 न्यूटन को, इसलिए एफ ए 20। तो ये एफ यहाँ पे जो एफ ए लगेगा वो भी 20, तो इसको कंबाइन करके यहाँ आ जाएगा एफ बी। ठीक, ये इसका बहुत सिंपल आंसर देखो, सी दिया भी हुआ है। A boy pushes a box of mass 2 kg with a force इतना on a frictionless surface. The box was initially at rest, then the displacement along the x axis after 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद पूछ रहा है x एक्सिस पे, तो हमें y से कोई मतलब नहीं है, फोर्स दिया हुआ है। ठीक, 20 आई कैप, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 20/2, मतलब तो क्या कह रहा है, देन डिस्प्लेसमेंट पूछा है, रेस्ट शुरू किया है, पाँच सौ मीटर जाएगा एक्स एक्सिस में। देखो सही है, मैंने ऊपर एक सवाल वैसे ही करके रखा है अभी। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन a wooden block of mass 0.5 kg and the vertical rough wall is 0.2 kg. The magnitude of horizontal force that should be applied on the block to keep it adhere to the wall will be। ठीक है यार, भी डायग्राम बनाते हैं फिर करते हैं, हो जाएगा आराम से। बिटवीन द वुडन ब्लॉक, वुडन क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक एंड मास इतना इन द वर्टिकल रफ वॉल, वर्टिकल रफ वॉल है। ठीक, जो म्यू दिया हुआ है 0.2 है, जो मास है वो 0.5 है। ठीक है, अब ये कह रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो एक एफ बी ऊपर लगेगा, एफ मान लो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा, जो कि हो जाएगा म्यू एन के बराबर। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है एफ, ठीक, यहाँ पे तो एन की वैल्यू एफ के बराबर हो जाएगी, तो म्यू फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स एम जी को बैलेंस करेगी। ठीक, तो म्यू एन इज इक्वल्स टू एम जी, म्यू एफ इज इक्वल्स टू एम जी, एफ इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10/0.2, 25 न्यूटन आ जाएगा आंसर। ये सिंपल सवाल था, ये जे मेंस में पूछा था। An insect at the bottom of a hemispherical ditch of radius 1 meter crawls up to the ridge but starts slipping after it is at a height h from the bottom। ठीक है, if the coefficient of friction between the ground and the insect is 0.575 then h, अच्छा h पूछा है, हेमिस्फेरिकल डिश है, हेमिस्फेरिकल इसे मान लो ऐसे है। ठीक, ठीक, ये है इसका कुछ, इसकी ये कुछ आर है,
ये भी कुछ आर है, मान लो यहाँ तक आई है वो चीटी चढ़ के, तो नीचे से एच कह दिया है चीटी को। चीटी को एच कह दिया यहाँ तक में, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड, ठीक है, रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, अब एच पूछा है, ठीक है भाई। अगर चीटी यहाँ तक चढ़ गई है, ठीक है, तो यहाँ तक भी यार देखो, यहाँ तक भी जो होगा वो आर ही होगा, ठीक, यहाँ तक भी आर होगा। अगर मैं थीटा निकाल लेता हूँ तो मैं ये लेंथ निकाल सकता हूँ, ठीक। ऐसे अगर मैं बनाता हूँ तो मैं ये लेंथ निकाल सकता हूँ, आराम से निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इधर करता हूँ तो एक आएगा फ्रिक्शन फोर्स जो बैलेंस करेगा एमजी को, मान लो ये एमजी है यहाँ पे, ठीक, एक सेकेंड, ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे अच्छे से, ठीक। ये आर है, ये आर का एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे, ठीक, एक कंपोनेंट आएगा ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला वो आएगा आर कॉस थीटा, ठीक। ये कंपोनेंट आएगा आर साइन थीटा। जब यहाँ पे चीटी है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि उसको वेट को करेगा बैलेंस, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्लोप टाइप का बन रहा है यार, हाँ यहाँ पे एक स्लोप टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पे चीटी का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो चीटी अगर स्लोप टाइप का बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा। कैसे, ये ऐसे है, यहाँ पे एकदम सीधा वर्टिकल, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, जब ये थीटा होगा तो ऑटोमेटिकली ये थीटा हो जाएगा। मतलब तुम समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नीचे की तरफ लगेगा एम जी साइन थीटा और ऊपर की तरफ लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको जब मैं इक्वेट करूँगा, क्योंकि वहाँ पे वो जब इक्वल हो जाएगा तो उसी के वहाँ उसके आगे से स्लिप करने लगेगी वो, तो एम से एम क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। एम जी कट जाएगा तो म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा आ जाएगा। तो म्यू क्या दिया हुआ, 0.75। 0.75 का मतलब है 3/4 इज इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन थीटा 0.3.4 कब आता है, जब थीटा 37 डिग्री होता है, तो 345, ठीक, 37 डिग्री पे आ जाएगा। तो आर कॉस थीटा मुझे निकालना है। आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन 3454/5, 4/5 हो जाएगा। तो मुझे हाइट निकालनी है, तो मैं हाइट निकाल सकता हूँ ना, 1 माइनस 4/5, 1/5 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 0.2 मीटर। नीचे से एच हो जाएगा 0.2 मीटर, जो कि तुम्हारा आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया सवाल था यार, ये चीज़ मैंने पढ़ा के रखी है, उसमें बहुत लोग नहीं बताते हैं और लोगों को लगता है कि इररिलेवेंट है, लेकिन मैंने पढ़ा के रखी है सारी चीज़ें। तो अब आते हैं अगले सवाल पे। ब्लॉक स्टार्ट मूविंग अप ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी v0. इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट विद वेलोसिटी v0/2. द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन of kinetic friction between the block and the inclined plane is close to I/1000, the nearest integer of I. ठीक है, कह रहा है ब्लॉक है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट है एंडिंग पॉइंट। ब्लॉक यहाँ से चलना शुरू किया, फिर यहाँ जाके रुका, ठीक है। इट कम बैक्स टू इट इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे वापस आए विद वेलोसिटी v0/2, ठीक है। जब वो वापस आए वेलोसिटी v0/2 से, कह रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन तुमसे पूछा है अब, ठीक है यार। जब ये ऊपर जाएगा, पहले फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, एम जी साइन थीटा लगेगा और नीचे पीछे की तरफ ये भी लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा लगेगा, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी वाला लगाते हैं।
जो कि होगा तुम्हारा W इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। ठीक, W क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, मान लो x इतने यहाँ तक x चला, ठीक, इंटू x पीछे की तरफ ही लग रहा है, प्लस म्यू mg कॉस थीटा इंटू x इज इक्वल टू फाइनल 0 है, फाइनल इनिशियल है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, m कटा m कटा m कटा g साइन थीटा x प्लस म्यू जी कॉस थीटा x इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर बाय 2। ठीक, जब वो नीचे आ रहा है, जब वो वापस नीचे आ रहा है वहाँ से, तो क्या हो रहा है, जब वो नीचे आ रहा है तो चलो वी नॉट बाई 2 से आया, ठीक है, जब वो नीचे आ रहा है तो मान के चलो पीछे की तरफ लग रहा होगा म्यू एम जी कॉस थीटा, आगे की तरफ लग रहा है एम जी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट उसने उतनी ही ट्रैवल की है। तो अब क्या हो रहा है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं एम 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 कट जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इन दो इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, क्या करना है, द नियरेस्ट इंटीजर आई म्यू पूछा है यार हमसे, हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय 8 टू 8 4 इंटू 4 5/8 आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत लेंदी जा रहा है यार ये। चलो यार, इसमें अभी साइन थीटा है 20 10 साइन 30 की वैल्यू 30, हाँ, बाई 2 इंटू एक्स टू 5 वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 8, 2 से 2 कट जाएगा, इधर से 2 कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको एक्स को वी नॉट स्क्वायर बाय 16 डाल देता हूँ, जी बाई 2 एक्स इज इक्वल, चलो वी नॉट बाय 16 नहीं से डाल देते हैं, वी नॉट स्क्वायर बाय 16 प्लस म्यू जी cos 3/2 वी नॉट स्क्वायर बाय 16 स्क्वायर बाय 2 वी नॉट स्क्वायर ये सब कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, जी अपॉन 16 प्लस म्यू जी √3 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो जी भी बाहर निकल जाएगा, 16 हो जाएगा, जी बाहर निकल जाएगा, तो 16/10 इज इक्वल टू 1 प्लस √3 म्यू। ठीक, तो 1 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 16 6/10 इज इक्वल टू √3 म्यू हो जाएगा। और अगर हमें निकालना है √3 का, तो थोड़ी सी यहाँ इसको यहाँ करते हैं, फिर इसको ठीक यहाँ करते हैं, √3 म्यू 6/10 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.73 होता है √3, ऐसे होगा 1.73, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 10 से 10, अरे 10 से 10 क्यों काट रहा हूँ, 600/1730। अब मुझसे क्या पूछा है, म्यू के अपॉन 1000 पे। ठीक है यार, I/1000 का है, तो मैं ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई अगर करता हूँ, ठीक है, तो इधर ऐसे मैंने ये काटा, तो अगर मैं इसको 170 लेता हूँ, 170 लेके इसको मैं यहाँ से काटता हूँ,
6000 अपॉन, अगर मैं इसको फिर कितने वैल्यू कितनी दूर दूर दी हुई है यहाँ पे वैल्यू 210, 376, 900, ठीक है। मुझे लगता है वैल्यू ये तो नहीं, 972 तो नहीं होगी, और ऑब्वियस ही बात है 972 नहीं। यहाँ से मुझे 346 पता है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। 976 क्यों नहीं है, क्योंकि 976 होता तो ऐसा ऑप्शन नहीं बनाता। ये ऑप्शन में से होगा, क्योंकि ये दो ऑप्शन क्लोज हैं। ये भी बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, ये दोनों ऑप्शंस थोड़े क्लोज हैं, तो इन्हीं दोनों में से होगा आंसर। और मुझे पता है आंसर बी है, लेकिन मैं यहाँ 17 की जगह 15 रखता हूँ तो 400 आ जाएगा, मतलब 1000 तो है ही, मतलब आई अपॉन 1000 देखा जाए तो आई जो होगा नियर टू 400 होगा। तो नियर टू 400 कौन है यहाँ पे, यही है ही हमारा आंसर। लो आ गया। अगर नीचे की 15 की जगह मैं 17 करता तो 400 ना आके थोड़ा और कम आता, 370 के आसपास आता। वही वैसे कुछ आंसर भी दिया हुआ है। देखो इतने लंबे लंबे सवाल हो जाते हैं यार लिटरली। An inclined plane is bent in such a way that a vertical cross section is given by y is equals to x square by 4, where y is in vertical and x is in horizontal direction. The upper surface of this curved plane is rough and the coefficient of friction is इतना. The maximum height of stationary block does not. देखो ये सवाल जो है, ये सवाल तुम चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन इतना टिपिकल सवाल नीट में कभी नहीं आएगा। अगर आता भी है तो तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यार नीट में तुम्हारे पास 1 मिनट होता है, जेई में से तुम्हारे पास ज़्यादा मिनट होता है, एटलीस्ट मिनिमम 3 से 4 मिनट होते हैं जेई में से तुम्हारे पास एक सवाल के लिए। नीट में 1 मिनट होता है, और एक मिनट के हिसाब से सवाल नहीं है। ये सारे सवाल थे, क्यों? क्योंकि सारे सवाल ईजी थे, बस इक्वेट करना था। ये सवाल डिफरेंट है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें, ग्राफ का भी नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें स्लोप का भी नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें इसके अलावा फ्रिक्शन का भी, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगेंगी। तो ये सवाल तुम्हारे रेलिवेंट नहीं है, बस फन के लिए है तुम्हारे। अगर तुम कर पाओ तो कर लो इसको सॉल्व, ठीक है। A person standing on a spring balance inside the stationary lift measures 60 kg. The weight of the person if the lift descend with a uniform downward acceleration of इतना, ठीक है। नॉर्मल स्प्रिंग बैलेंस पे स्टेशनरी लिफ्ट पे उसका 60 kg है, जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 60 10 माइनस 1.8। ऑप्शंस पास नहीं है, तो 60 इंटू 8 कर दूंगा तो 6 8 48 के आसपास आंसर है, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। A uniform chain of 6 meter in length placed on a table such that the parts of its length hanging over the edge of the table, the system is at rest. The coefficient of static friction between the chain and the surface of the table इतना, the maximum length of the chain hanging। तो मुझे कुछ याद आ रहा है, x by l is equals to म्यू प्लस 1, ये कुछ फॉर्मूला है। अगर इसमें बैठाने की कोशिश करते हैं हम, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग, ये है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग। मैंने इसका सेम कंसेप्ट क्लास में बताया है, क्लास में तो हम सेम टू सेम चीज़ें बताई हैं, और ये जेई मेन से पूछा हुआ है, ठीक है। देखो एकदम एग्जैक्ट, एकदम फॉर्मूला डालो आंसर आ जाएगा। A stone of mass m is tied in to a string and being whirled in a vertical circle, ठीक है, with uniform speed। वर्टिकल सर्कल में चल रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। द टेंशन इन द स्प्रिंग इज सेम थ्रू आउट द मोशन, नहीं, जब ऊपर चल रहा है, जब ऐसे चल रहा है तो इस नीचे वाले पॉइंट पे एम वी स्क्वायर बाय आर नीचे की तरफ लगेगा, इस वाले पॉइंट पे एम वी स्क्वायर बाय बाहर की तरफ लगेगा, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ एम जी भी नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ हर जगह एम जी नीचे की तरफ ही लगेगा। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन आएगा मैक्सिमम आएगा। ये चीज़ मैंने एग्जैक्टली क्लास में बता के रखी है, मैंने क्लास में एकदम बता के रखी है इन चीज़ों को। द टेंशन इन द स्प्रिंग इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे सबसे कम होगा, ये नीचे मैक्सिमम है तो ऊपर मिनिमम हो गई, मैंने क्लास में एकदम बता के रखी है। तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन बचे हैं, 1 2 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, बहुत जल्दी अब हो जाएगा।
A boy ties a stone of mass 100 gram to an end of 2 meter long string and whirls it around in a horizontal plane. ठीक है. The string can withstand a maximum tension of 80 न्यूटन. ठीक है. If the maximum speed with stone revolves is इतना. ठीक है. स्पीड कह रहा है. If the maximum speed with which the stone can revolve is इतना मिनट. ठीक है. ये ओमेगा देने की कोशिश किया है शायद. रिवॉल्यूशन पर मिनट ने फ्रीक्वेंसी दिया है ये पर मिनट है ना. अगर मैं इसको बदलता हूँ तो के अपॉन पाई है पर मिनट है 60 कर दूंगा पर सेकंड आ जाएगा. ठीक है. द वैल्यू ऑफ के अज्यूमिंग. ठीक है भाई बहुत इजीली आ जाएगा. बॉय टाइज अ स्टोन मास 100 ग्राम एट देन 2 मीटर. ठीक. हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहा है. मैक्सिमम टेंशन ये है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर के आ सकती है. एम तुम्हें पता है आर भी तुम्हें पता है. तुम यहाँ से निकाल लो यार सारी चीजें. ठीक. 2 पाई एफ होता है के अपॉन 60 पाई 2 पाई इंटू के अपॉन 60 पाई इज इक्वल टू 20. पाई से पाई कट जाएगा इधर से कट जाएगा 30. के इज इक्वल्स टू 600. हमारा आंसर आ गया 600. इट वॉज दैट ईजी. ठीक है. मैं एक बार डायग्राम ही बना देता हूँ तुम्हारे लिए. ठीक. अब तुम निकाल लोगे यहाँ से. और ये जो दिया हुआ है जब ऐसा कुछ दे ना तो मान के चलो कि फ्रीक्वेंसी ही है ये. ठीक. अब लास्ट के हमारे 2 क्वेश्चन से फिर हमारे जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे. A block of mass 10 kg starts sliding on a surface with an initial velocity of इतना. ठीक है. initial velocity 10 मीटर पर सेकेंड है. The coefficient of friction between the surface and the block is इतना. ठीक है. The distance covered with the block before coming to. ये मैंने ऊपर सेम करा के रखा है. सेम कराया यार. प्लीज एक बार इसको अपने आप से करो. डू इट योर सेल्फ. ठीक. A block of mass m is placed on the surface with a vertical cross sections x cube. The coefficient of friction is इतना. ठीक है. vertical cross section coefficient of friction of the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping. ठीक है. यहाँ पे क्या है ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय. ठीक. कह रहा है द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग. ग्राउंड से हाइट पूछे. जैसे कि मैं तुम्हें बताऊँ ऐसे दिया हुआ है एक ग्राफ. अगर मैं ऐसे ग्राफ की तरह बताता हूँ. अगर तुम y1 रखोगे तो ये 1/6 आएगा. अगर तुम इसको y को 6 रखोगे. ठीक. y अगर x को 6 रखोगे. गलत मैं बता रहा हूँ. अगर तुम x को 1 रखोगे तो y तुम्हारा 1/6 आएगा. अगर तुम x को 6 रखोगे तो जो तुम्हारा y आएगा वो आएगा तुम्हारा 6 रखोगे 6 का क्यूब 6 कट जाएगा 36. y 36 आएगा कुछ ऐसा. ठीक. अगर तुम इसको नहीं मतलब ऐसा कुछ रहेगा. ये ऐसे एकदम ऐसे इधर है तो मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड पूछा है. मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड पूछा है तो निकाल सकते हैं. बहुत आराम से आ जाएगा. तो बेसिकली तुम्हें कुछ ऐसा तो तुम्हें कुछ करना नहीं है. तो तुम्हें क्या करना है तुम इसको करोगे डिफरेंशिएट. ठीक. आज यहाँ पे तुम्हें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी. ठीक है. डिफरेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी टी को तो आएगा तुम्हारा 3x² बाय 6 x² बाय 2 फॉर नॉट स्लिपिंग. x² बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू. ठीक. x² बाय 2
म्यू को 0.5 इसको तुम लिख सकते हो 1/2, ये कट जाएगा, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1। तो अब वाई में एक्स की वैल्यू डाल दो 1/6 मीटर आ जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। हो गया। और यहाँ पे तुम्हारा हो जाता है दी एंड। इस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर और जेई में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नीट के कुछ अच्छे क्वेश्चन से। ठीक है, आई होप सो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए यार। हम तुम्हें इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं यार, प्लीज़ इन चीज़ों का पूरा बेनिफिट उठाओ प्लीज़। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो एंड स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट डीपीपी सोल्यूशन में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।